नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत वर्णमाला की। ठीक है, इससे पहले वर्णमाला के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंतर्गत बात करी अपन ने स्वर, व्यंजन और अवयव की ये कितने होते हैं, क्या होते हैं और कितने प्रकार से होते हैं, उनको डिटेल नॉलेज ले चुके हैं। आज बात करेंगे अपन उसी वर्णमाला के ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को एक चार्ट के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बने रहिए साथ में। याद कराना मेरे तरफ है। अगर इस चार्ट को अगर अपने को पूरा याद कर लिया तो वर्णमाला पे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे बन जाएंगे। ठीक है, चलते सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण स्थान और ध्वनि के नाम। ये दो कॉलम के रूप में क्या होता है? उच्चारण स्थान मतलब जो वर्ण जहाँ से उच्चारित हो रहा है उसी को क्या नाम दे दिया गया? उच्चारण स्थान। जैसे कंठ से निकलने वाले जितने सारों को कंठ ही नाम दे दिया, जितने तालु से निकलेंगे सबको तालु का नाम दे दिया। इसी तरीके से उनके उच्चारण स्थान का नाम पड़ गया और उसे उच्चारण स्थान को क्या दे दिया? ध्वनि का नाम। मतलब कंठ से निकलने वाले कंठे कहलाए, तालु से निकलने वाले तालुव्य, मूर्धा से निकलने वाले मूर्धन्य, दंत से निकलने वाले दंतय और ओष्ठ से निकलने वाले क्या कहलाए? ओष्ठ। क्लियर है? दोनों चार्ट में अगर क्रम भूल जाओ तो मैं याद करा दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर प्राणवायु निकालते हैं मतलब हवा निकलती है तो सबसे पहले कहाँ से? अपनी कंठ मतलब आवाज, कंठ के बाद कहाँ जाती है वो? सीधी तालु। तालु मतलब जो जुबान का ऊपरी भाग होता है वो सबसे पहले कंठ निकले, फिर तालु से कहा गए मूर्धा में इसमें जो मसूड़ों के अंदर वाला भाग है मूर्धा, फिर दंत मतलब दांत और ओष्ठ मतलब होठों से बाहर। पांचों सीक्वेंस याद हो गई, कभी नहीं भूलेंगे। कंठ, उसके बाद तालु, फिर उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, होठों से बाहर। पांचों स्थान याद कर लिए अपन। ठीक है, उसमें बात करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन कितने अपने? 25। ये 25 स्पर्श व्यंजन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 के वर्गों में बटे हुए यही 25 क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन, जो जुबान के स्पर्श मात्रा से बाहर निकलते। अब इनको याद करने का तरीका ऐसा है कि सबसे पहले इनके पहले वो जो वर्ण है उनको याद कर लीजिए। पहला वर्ण क्या है आपका? क च ट त प। क च ट त प। ठीक है, इससे पहले भी याद कर चुके, जिन लोग याद कर चुके उनको बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले वो वीडियो देखिए और फिर इसको पढ़ेंगे तो बहुत ईजी जाएगा। सबसे पहले क च ट त प। 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 ये पांचों के पांचों हो गए। अब इसलिए याद करा रो ऐसा, जैसे ये कहलाता है क वर्ग। ये पांचों वर्ण क वर्ग वाले हो गए। च वर्ग, ये च वर्ग है पूरा का पूरा, ये पांचों के पांचों च वर्ग कहलाएंगे। ये ट वर्ग कहलाएगा, ये त वर्ग कहलाएगा और ये प वर्ग कहलाएगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को याद करना बहुत जरूरी है। उस पे से अपन अल्पप्राण और महाप्राण में भी इजी जाएगा। मैं याद करा रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने याद किया था क च ट त प। क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब ऐसा इसलिए याद करें कि क वर्ग के अंतर्गत मुझे पता है क के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका? क, ख, ग, घ, अंग। ध्यान रखना, इसको क्या पढ़ते हैं? अंग, और इसको पढ़ा जाता है इंग। इसको अंग, इंग, अन, न, म। ये क वर्ग वैसे ये देख दिमाग में आएगा क, ख, ग, घ, अंग। वैसे च की बात, च वर्ग की बात होगी आपके तो तब दिमाग में आ जाएगा च वर्ग के अंदर छ, ज, झ, इंग। ट वर्ग ट, ठ, ड, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से। अब ये इसलिए याद कर रहे कि जैसे क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा वो न का उच्चारण स्थान क्या है। अब न का उच्चारण स्थान क्या है तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि न कहाँ रहेगा। अब न मुझे पता है कि न कौन से? चौथे नंबर पे। न कौन से आता है? चौथे नंबर पे। और चौथे पे क्या आता है? अभी याद किया था क च ट त वर्ग के अंतर्गत। और इधर से बात करूँ सबसे पहले तो चौथे नंबर पे क्या आता है? अपने दंत। क्लियर हो रहा है मैं कैसा बोलना चाह रहा हूँ? इस तरीके से आपको याद हो जाएगा पांचों वर्ग। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि ऐसा क्वेश्चन देगा कि कौन सा वर्ण, जैसे उसने दे दिया त, न, द और एक दे दिया उसने ग। कौन सा वर्ण इन निम्नलिखित चारों में से कौन सा वर्ग
दंत के अंतर्गत नहीं आता। दंत का उच्चारण, कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान दंत नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ग। तो उसलिए मालूम होना चाहिए तो सारी चीजें क्लियर है। अभी आप कौन से स्पर्श व्यंजन को खत्म कर चुके हैं। स्पर्श व्यंजन में और एक चीज ध्यान रखना, यह तो स्पर्श व्यंजन होगा, याद भी कर लिया। ये स्पर्श व्यंजन के जो पंचम कहलाते, पंचम या अंतिम वर्ण कहलाते, इनको क्या कहा जाता है, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जिनकी आवाज कहाँ से आती है, नाक से। आप लिखते चलिएगा साथ में, अनुनासिक। स्पर्श व्यंजन के अंतिम वर्णों को क्या कहा जाता है, पंचम या अंतिम वर्णों को कहा जाता है अनुनासिक। अनुनासिक वे होते हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, जिनकी आवाज कहाँ से आती है, नाक से। क्लियर हो रहा है स्पर्श व्यंजन। उसके बाद इतना हो गया है। स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ का उच्चारण स्थान पढ़ रहे। स्पर्श याद हो चुका है। अब अंतस्थ में देखते हैं, सबसे पहले अंतस्थ में क्या था, य र ल व, और हमेशा ध्यान रखना क्रम से ही आएगा, ऐसा कैसा, य र ल व, य र ल व, य र ल व, क्रम से। अब इसमें ध्यान रखिए कि ऊपर से एक छोड़ दीजिए, ऊपर से छोड़ दीजिए मतलब काय का स्थान छोड़ दिया मैंने, कंठ छोड़ दिया, ठीक है। अब कंठ छोड़ दिया, अब काउंट कहाँ से करूँगा, सीधा कंठ छोड़ दिया तो तालु से, तालु, ठीक है। तालु के बाद क्या आ जाएगा, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, चारों के चारों। अब वो य कहाँ से चालू होगा अपना, कंठ के बजाय, कंठ के बजाय कहाँ से हो जाएगा, तालु से। य के बाद क्या आता है, र, र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, मूर्धा हो जाएगा। मूर्धा मीन्स मसूड़े, ठीक है। उसके बाद ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर दंत हो जाएगा। अब पांचवें में ध्यान रखिए, वो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, वो मैंने दोनों लाइन में लिखा है, दंत में भी लिखा है और ओष्ठ में भी लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि व का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ दोनों की जगह से, दोनों की सहायता से वो व बाहर निकलता है वो बोलने में, इसलिए वो क्या कहलाता है आपका, दंतोष्ठ। ध्यान रखना, तो द और ओ की सहायता, दोनों दांत और होठों की दोनों सहायता से वह निकलता है, इसलिए वह क्या कहलाता है, दंतोष्ठ। ध्यान रखना, वह क्या कहलाता है, दंतोष्ठ। ये कौन से व्यंजन याद किए अपन ने, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन याद कर चुके हैं, उसके बाद अंतस्थ कर लिए। एक बार फिर से जितना याद किया है, चालू कहाँ से किया था अपन ने, कंठ, कंठ से तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। उसके बाद वर्ग में गए थे, क च ट त प। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आपको पता है, क ख ग, इसी तरीके से। वैसे प वर्ग के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, प फ ब भ म, इतना होगा। उसके बाद बात करें थे अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थान, तो पहले स्थान मैंने खाली छोड़ दिया है, तो कंठ की जगह भी उच्चारित कहाँ से करेंगे अपन, तालु से, मतलब य र ल व क्रम से आता है, तो य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, तालु, ठीक है। र का उच्चारण क्या हो जाएगा, मूर्धा। उसके बाद ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। और व का उच्चारण ओष्ठ बोलने जा रहे थे, पर मुझे याद है कि वह केवल होठों से नहीं निकलेगा, उसके दांतों की भी सहायता लेना पड़ेगी, तो ये क्या कहलाता है आपका, दंतोष्ठ। यहाँ तो याद कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। कोई भी अगर नहीं, मैं सही तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको और सही तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ये अंतस्थ हो गए। उसके बाद ऊष्म की बात करते हैं। अब ऊष्म में देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है ऊष्म में पढ़ते हैं व्यंजन कहाँ से पढ़ते हैं अपन, श, श, स और ह। कहाँ आता है, सबसे आखिरी में। जैसे ऊष्म के लाइन से कैटेगरी में याद करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, श, स और ह, श, स और ह। पर यहाँ ध्यान रखना, जब बात करें ऊष्म की तो ऊष्म में ह कहाँ आएगा, सबसे ऊपर, बाकी वैसे का वैसा। सबसे ऊपर रखने का मतलब ह कहाँ से चालू होगा, कंठ से। ह अगर कंठ से चालू होगा, बाकी को कौन सा वैसे का वैसा। मैं ऐसा क्यों याद करा रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एग्जाम लास्ट मोमेंट में अपन देख ही नहीं पाते, और वो एग्जाम में आते से दिमाग में आता है यार याद तो किया था बट आ नहीं रहा है। तो उस टाइम में अगर आप जैसे आंख बंद करोगे तो मैं आपको दिखने लगूंगा कि सर ने किस तरीके से अपने को बताया था कि यार ऊष्मा का चालू करना है तो ऊष्मा में कंठ से चालू हो रहा है, पर वहाँ श की जगह पहले क्या आ जाएगा, ह, ठीक है। कंठ में ह आ गया, श शक्कर वाला कहाँ आ जाएगा फिर आपका, तालु में, ठीक है।
उसके बाद श षटकोण वाला कहा आ जाएगा तालु के बाद मूर्धा में, ठीक है। और स कहा आ जाएगा आपका दंत में, मतलब स का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत। क्लियर है यहाँ पर? ये किसका उच्चारण याद कर चुके अपन, ऊष्म का, ठीक है। हाँ ऊपर आ जाएगा और इधर, और अंतस्थ में क्या है, डायरेक्ट ऊपर वाला कॉलम खाली है। दोनों क्लियर है? अंतस्थ में ऊपर खाली छोड़ के यह रला हुआ वह 2 जगह से उच्चारित होता है, और उसके बाद अगर ऊष्म की बात करो तो हाँ ऊपर चला गया, ठीक है। ये अंतस्थ स्पर्श हो गए, अंतस्थ हो गए ऊष्मा, मतलब सारे व्यंजन अपने अभी खत्म हुए उच्चारण के हिसाब से। अब बात करते हैं स्वर की। अब स्वर का उच्चारण देखते हैं। सबसे पहले स्वर कौन से आता है, अ और आ। अगर देखा जाए तो एक ही स्वर है, बस इतना है कि एक लघु है तो दूसरा कौन सा है, दीर्घ है। तो अ और आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ। स्टार्ट में पढ़ते भी और आ से ही है, और चालू भी कहाँ से होता है, सबसे पहले वर्ण कंठ से ही होता है। तो अ और आ क्या होगा आपका, कंठ से होगा। उसके बाद कौन सा स्वर पड़ा था, ई और ई। कंठ के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, तालु में, ई और ई तालु। उसके बाद कौन से स्वर आते हैं क्रम से, ऋषि वाला, ध्यान रखना। उसके बाद कौन सा आएगा, रे ऋषि का। क्रम से याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद रे ऋषि वाला याद करते हैं अपन, तो मूर्धा में, ठीक है। अ होगा, ई होगा, रे ऋषि वाला, ये कौन सा अंतर्गत है, मूर्धा में। उसके बाद दंत वाली कैटेगरी खाली है, और जो ऊ है, उल्लू वाले, ये कहाँ मिलेगा अपने को, ओष्ठ के अंतर्गत। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा स्वर में, कि सबसे पहले स्वर आता है कौन सा, अ और आ। इसको कहाँ रखा मैंने, कंठ में। फिर ई और ई, इसको कहाँ रखा, तालु में। उसके बाद रे ऋषि का कहाँ रखा, उसको मूर्धा में। मूर्धा के बाद दंत में जा रहे थे, दंत में खाली है। और ऊ अगर नहीं समझ में आता तो ऊ बोल के देखिए, ऊ बोलने में क्या हो रहा है, होठों में प्रेशर आ रहा है, तो ऊ। अगर भूल भी जाओ तो ध्यान रखना, ऊ बोलने में प्रेशर का आ रहा है होठों के ऊपर, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। क्लियर है? अब स्वर देखने गए तो यहाँ तो स्वर कितने हो रहे हैं आपके, 7 ही स्वर हो रहे हैं, और 4 स्वर बचे हैं आपका। कौन सा, ओ, औ, ए, आई, चारों स्वर बचे हुए, तो चारों स्वर को उधर करा रहा हूँ। क्लियर है इतना? देखिए अब चलते हैं स्वर के ऊपर। अब ए और आई का उच्चारण स्थान क्या बताया जा रहा है आपको, देखो ये एरो यहाँ पर है, ये किसका कॉलम है, कंठ का, ठीक है। एक एरो यहाँ पर है, इसका काय टाइप का है, तालु का। मतलब ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु क्या कहलाता है, कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, कंठ और तालु। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए बनने के लिए, ए कैसे बना था अपने अगर बेसिक देखा होगा, स्वर का बेसिक, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले वो वीडियो देखना फिर इसको देखना। अगर ए बनाई थी अपन ने तो ए किसके मेल से बनता है, ए कौन से स्वर के अंतर्गत आता है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से आते हैं, 2 भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। तो अ प्लस ई, इसके मेल से क्या बनाया था अपन ने, आई। अ प्लस ई के मेल से क्या बनाया था, आई। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। इसलिए ए और आई का उच्चारण क्या कहलाता है, कंठ तालु। क्लियर होगा? अगर भूल भी जाओ कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि ए काय से बना है, छोटी ए काय से बनाई थी अपन ने, अ प्लस ई। अ का उच्चारण पता है अपने को, कंठ। ई का तालु, तो दोनों का मेल से कंठ तालु। उसी तरीके से याद करेंगे अपन किसको, ओ और औ। अब ओ और औ का भी कॉन्सेप्ट देखा हुआ है पहले। ओ कैसे बना है, अ प्लस उ, क्या बनाया था, ओ। अब अ का उच्चारण स्थान तो क्या होता है आपका, कंठ। और उ का उच्चारण स्थान अभी पड़ा, उ, होठ। उ का उच्चारण स्थान क्या होगा, होठ होगा। उ का उच्चारण स्थान होठ। तो कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। समझ में आ रहा है? कंठ और ओष्ठ क्या हो जाएगा आपका, कंठोष्ठ। क्लियर हो रहा है? तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ। क्लियर है? 1 मिनट में फिर से पूरा जितना पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आँख बन के उसको इमेजिन करिए कि अपन ने कैसा याद किया है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे
वीडियो में दिक्कत ये होता है, जैसे वीडियो से स्टडी करते हुए अपन क्या करते हैं कि जैसे बहुत से लोग घर के वातावरण में वीडियो देखने लगते हैं। अब चल रहा है कुछ, सर पढ़ा रहे, कभी अपन कुछ काम में लग गए, अब कभी किसी मोबाइल मांग लिया, अपन वीडियो देख रहे हैं, उनको उठा के कुछ दे दिया, कुछ सामान मांगा उनको दे दिया, बाहर की कुछ आवाज़ आ गई। अब उसमें पढ़ तो रहे अपन, एट ए टाइम लगता है अपन ने कि 2 घंटे 3 घंटे वीडियो से पढ़ाई करी, पर एट ए टाइम अगर देखा जाए तो उसके अंदर रह के कितनी पढ़ाई की वो अपने को ज़्यादा महत्व का रहता है। तो इसलिए मैं उसको रिकॉल करा रहा हूँ। अगर याद आ रहा है तो आपका प्रेजेंट माइंड कहाँ पर है आपके वीडियो में, ठीक है। ध्यान रखिए, सबसे पहले वर्णमाला का इस उच्चारण से बात करी थी। उच्चारण कहाँ से होता है? सबसे पहले कंठ से। कंठ के बाद क्या होता है आपका? कंठ। फिर क्या होता है आपका? तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। सबसे पहले फिर वो इसमें गए थे स्पर्श व्यंजन में, कहाँ से? क च ट त प, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत पूरे आ जाएंगे च वर्ग के। अब इसके अंदर के अपने को याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको संधि में फिर याद आएगा। उसके बाद आपको अल्परान, अघोष, सघोष में भी आपको ये लगेगा, इसलिए इसको याद ही कर लेना है कि वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? च वर्ग के, ट वर्ग के, प वर्ग के अंतर्गत। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपन ने बात करी थी स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद बात करी थी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? य, र, ल, व। य, र, ल, व। य का स्थान छोड़ देना है। य को कंठ से नहीं लेंगे, य को कहाँ से लेंगे? तालु से। तो तालु, य का क्या हो जाएगा? तालु। उसके बाद र का क्या हो जाएगा? मुर्दा। ल का क्या हो जाएगा आपका? दंत। ल का क्या हो जाएगा आपका? दंत। और व का क्या होगा? ओष्ठ बोलने जा रहा था, तभी मैंने देख लिया कि व कितने जगह से निकलता है? 2, तो दंतोष्ठ कहलाता है। अंतस्थ हो गए थे। उसके बाद ऊष्म की बात करें थे। अब ऊष्म में श से स्टार्ट करते हैं, पर श से में बोलने गया पर मुझे पता है कि उच्चारण में पहले श नहीं आता है, पहले क्या आता है? ह। तो इसलिए मैं कंठ में क्या ले जाऊंगा? ह में। वापस पूरा वैसा का वैसा सीक्वेंस, कंठ ह आ जाएगा मतलब ऊष्म में ह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ कहलाएगा। उसके बाद श का विस्तारण कंठ के बाद क्या हो जाएगा? तालु। श, फिर दूसरा षटकोण वाला श का क्या हो जाएगा आपका? तालु के बाद मुर्दा। और स का क्या हो जाएगा आपका? दंतोष, ठीक है, सॉरी, दंत हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये क्या कहलाए? आपके अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, ऊष्म व्यंजन भी 4 हो गए, स्पर्श 25 हो गए, और स्वर आपके कितने हो गए? 11। स्वर में पढ़ा था सबसे पहले अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, ई और ई का क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। उसके बाद ऊ को नहीं पढ़ा था, रे ऋषि वाला पढ़ा था, जिसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है आपका? मुर्दा। रे ऋषि का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? मुर्दा कहलाएगा। और उसके बाद जो ऊ का उच्चारण ऊ ऊ ऊ प, ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? प, ओष्ठ। समझ में आ रहा है? होठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। उसके बाद ए आई ओ औ, इनके उच्चारण ए बनाया था अपने अ और ई से, तो कंठ और ई मतलब कंठ तालु, कंठ तालु। ओ और औ का उच्चारण स्थान ओ बनाया था अपन ने क्या से? अ और ऊ से, तो अ का तो कंठ और ऊ का क्या है? ओष्ठ, कंठोष्ठ। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पढ़ लिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनते हैं, अघोष, सघोष, अल्परान, महाप्राण। ठीक है, अब वर्णमाला को ये 2 तरीके से और बांटा जाता है। अब कैसे बांटा जाता है उसको देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में लिखते चलिए, और नहीं पसंद आ रहा है उसके बारे में भी लिखते चलिएगा। ठीक है, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री में मतलब जो जिस मतलब तंत्री से अपनी आवाज निकलती है। ठीक है, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे और प्राणत्व मतलब जो अंदर से वायु है, इसके आधार पर 2 तरीके से बांटा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इसमें 2 तरीके से बांटा जाता है, एक अघोष और दूसरा सघोष। मतलब जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्री में क्या होता है? कंपन नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अघोष। जिसमें कंपन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अघोष। और जिसमें कंपन न हुआ बोलते समय कंपन होगा
वो क्या कहलाएगा आपका सघोष या घोष। ध्यान रखना, सघोष बोलो या घोष बोलो एक ही चीज़ है, अघोष अलग है। बहुत से लोग एग्जाम में क्या होता है कि जैसे सघोष पढ़ के चले जाते हो, वो आपको घोष पूछ लेता है, उस टाइम पे फिर होता है अरे घोष क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, सघोष और घोष एक ही है। क्लियर है। इसमें बात करते हैं अघोष। फिर से अभी बताया मैंने, अघोष मतलब शोर तंत्री में कंपन नहीं होगा, सघोष शोर तंत्री में कंपन होगा। इस आधार पर बात है। अब अघोष में कौन कौन से आते हैं। अब अघोष में ध्यान रखना अपना को, वर्ग का पहला और दूसरा कॉलम, ये 5 कॉलम होते हैं वर्ग के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पूरा ऐसा वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा कॉलम तथा श श स। ध्यान रखना इसमें ह नहीं है, अगर ह आ जाता तो ये क्या कहलाते हैं आपके पूरे ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर याद भी रखना है तो ऐसा ध्यान रखना, ऊष्म पहला दूसरा और ऊष्म आता है पर ह नहीं आता, ह नीचे चला जाता है। ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा मतलब पहला दूसरे में कौन सा आ जाएगा, पहला और दूसरा, ये 5 और 5 10 और ये 3 13, 13 क्या कहलाएगा आपको अघोष। पहले से मतलब ये पूरे पाँचों के पाँचों क च ट त प, उसका ख ख छ ठ थ फ। इसलिए मैंने बोला था कि उसको अच्छे से याद करिएगा, आपका पूरे नंबर बनेंगे उसके ऊपर। पहला और दूसरा होगा तथा श स। 13 याद हो चुके आपके अघोष में। पहला दूसरा बोला तो क च ट त प और उसके साइड वाला, और श श स ह नहीं है, ह नीचे। अब क्या करेंगे, कुछ लोग अघोष भी पूरे याद करेंगे और सघोष भी पूरे याद करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, पर उससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैं बोल रहा हूँ आपको पहले आप अघोष याद कर लो, बाकी के बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे आपके सघोष। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप केवल अघोष वाले वर्ण याद कर लीजिए तो सघोष अपने आप पूरे याद हो जाएंगे। मतलब कैसे, पहला दूसरा अगर यहाँ आ रहा है, पहला दूसरे कॉलम वाले अगर अघोष में आ रहे तो सघोष में कौन सा कॉलम बचा फिर, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर श स यहाँ आ रहा है तो ये अगर ऊष्म यहाँ चला गया तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, अंतस्थ य र ल व, और ह को भी ले जाना है, य र ल व ह। क्लियर होगा। उसके बाद बचे क्या है, बाकी के सारे स्वर। स्वर यहाँ नहीं आ रहे, सारे के सारे स्वर कहाँ चले जा रहे, सघोष। क्लियर हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अघोष मतलब उच्चारण कंपन्न नहीं होगा, अघोष कंपन्न होगा सघोष। पहले कॉलम में मतलब अघोष में क्या लिया अपन ने, पहला और दूसरा कॉलम वर्ग का, मतलब 5 5 10 वर्ण, और श स 3 13 हो गए, बचे हुए सघोष कहलाए। बचे हुए कौन से, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 15 हो जाएंगे। उसके बाद य र ल व, और ह भी लेना है, ऊपर नहीं लिया था ह, और बाकी के स्वर, कितने स्वर है अपने, 11 के 11 स्वर। इस तरीके से क्या कहलाए अपने अघोष और सघोष, याद हो जाएंगे। क्लियर है। ठीक है। देखिए आँख बंद करके एनालिसिस करिएगा कभी भी कि भैया अपने को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो पढ़ने का मतलब नहीं उस चीज़ को, वीडियो 50 बार देखा पर जब भी मैं खुद करने लगता हूँ तो याद ही नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को करके भी कोई मतलब नहीं है। 10 ही मिनट दो पर उसको क्लियरली पूरा उसके अंदर ही दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद चढ़ते हैं अपन कहाँ पर, प्राणत्व। प्राणत्व मतलब वायु के, प्राण वायु के आधार पर अंदर से, क्योंकि श्वास के अनुसार तो आपके वर्ण बोले जाते हैं, उस आधार पर 2 पार्ट है, अल्प प्राण और महाप्राण। जो अपन बोलने में जो आवाज लगा रहे, मतलब जो वायु का प्रभाव शब्दों को बोलने में लगा रहे, उस आधार पर 2 तरीके से बांटे, एक कहला है अल्प प्राण, दूसरा कहला है महाप्राण। अल्प प्राण, अब जिसके मतलब उच्चारण में क्या लग रही है, कम वायु लग रही है वो अल्प प्राण, और जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा वायु लग रही है वो क्या हो रहा है, महाप्राण। अल्प और महा से क्लियर हो जा रहा है आपको। जिसमें कम वायु की आवश्यकता होती है वर्णों को बोलने में वो कहलाते हैं अल्प प्राण, और जिनमें ज़्यादा लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण। अब ये कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण के अंदर, वर्ग का तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। अब इसको याद करने के लिए मैं और थोड़ा सा ध्यान रख सकता हूँ कि इसको मैं क्या बोल दूँ, विषम। सम विषम पढ़ते हैं ना अपन गणित में, उस तरीके वर्ग के विषम वाले अल्प प्राण, वर्ग के विषम वाले। याद रखने का तरीका, विषम पहला छोटा है, अल्प मतलब छोटा है, 1 3 5,
1 3 5 विषम। अल्पप्राण में कौन से है? विषम। अगर सम विषम में भी नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए उसको। अगर जिन लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो तो ध्यान रखिएगा, विषम वाले और सम वाले। विषम मतलब पहला तीसरा पांचवा कॉलम, यह अल्पप्राण में आ गया तो महाप्राण में क्या जाएगा? सम वाला, दूसरा और चौथा। अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा पढ़ लिया, तथा य र ल व और सभी स्वर। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अगर देखोगे तो इसका उल्टा जा रहा है वहां पर। क्लियर है? अल्पप्राण वर्ग में पहला तीसरा पांचवा तथा य र ल व ह और सभी स्वर। अल्पप्राण में क्या पढ़ा? विषम वाले पहला तीसरा पांचवा य र ल व और सभी स्वर। ह नहीं है इसमें, ध्यान रखना, यहाँ पर ह नहीं है, यहाँ ह उसके कैटेगरी में वहां पर था। अल्पप्राण में क्या पढ़ा अपन ने? पहला तीसरा पांचवा य र ल व, ठीक है, य र ल व और सभी स्वर। ठीक है, उसके बाद महाप्राण में क्या गए अपन? दूसरा और चौथा। देखिए यह अल्पप्राण महाप्राण अभी बता देता हूँ। पहला पढ़ा क और ख, उच्चारित करके देखिए। क वायु कितनी निकल रही है? ख, ख में वायु ज़्यादा जा रही है और क में कम जा रही है, तो कम वाला क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। इसे अब ग में कम, घ ज़्यादा, अंग कम। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उनको अल्प और महा में बांटा। अल्प मतलब जिनमें कम वायु बाहर निकल रही है, तो अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा य र ल व ह और सॉरी य र ल व केवल और सभी सो। और महाप्राण में देखो तो दूसरा और चौथा, ये 5 5 10 तथा श श स और ह, इनको तो अपने को पता है श स स में वायु ज़्यादा जाती है। क्लियर है? इतना पूरा चार्ट याद हो चुका है अपने को। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। रिपीट करते हैं, 2 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे पूरा फिनिश करने को वापस जितना अपन ने पढ़ा है। पहले मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद देखना है अपने को इमेजिन करके कि कितना याद हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करिए बोलना, अंदर से बोलिए। सबसे पहले उच्चारण स्थान की बात करी थी। पहला कॉलम कौन सा था अपना? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में किसकी बात करी थी? सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मुर्दा, मुर्दा के बाद क्या होता है? मसूड़े, मसूड़ के बाद मुर्दा, वो तो बोल चुके, मुर्दा, मुर्दा को क्या बोला जाता है? मसूड़े। उसके बाद दंत, ओष्ठ, बाह। उसके बाद क च ट त प, क च ट त प मिटाने के बाद भी दिखना चाहिए, तभी बात होती है। क च ट त प, क वर्ग, क ख ग घ अंग। वैसे सारे वर्ग पढ़ लिए। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। स्पर्श व्यंजन के 10 बाजू में कौन से पढ़े थे अपन ने? ऊष्म। ऊष्मा में कितने पढ़े थे अपन ने? 4 पढ़े थे। 4 स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ऊपर से हुआ था? नहीं, एक गैप दिया था। कहाँ से चालू हुआ था? य से, य र ल व। य एक गैप दिया मतलब कंठ छोड़ दिया, य र ल व से चालू किया था। य का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा आपका? तालु। ठीक है, य का तालु, फिर मुर्दा, दंत और ओष्ठ, य र ल व क्रम से होगा। उसके बाद करी थी अपन अंतस्थ उपाय। ऊष्मा की बात करी थी। ऊष्मा में स्टार्ट से ही था, पर पहले कौन सा आ गया था आपका? ह आ गया था, तो ह से बात करेंगे। कंठ ह, फिर तालु, श श और आखिरी में श और स। क्लियर है? उसके बाद स्वर की बात करी थी। स्टार्ट में स्वर 2 कौन से थे यहाँ पर? अ आ कंठ, ई ई, ई का कौन सा था? तालु। उसके बाद ऊ था क्या? नहीं, री ऋषि का था। री ऋषि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? मुर्दा। उसके बाद ए का गैप छोटा था। उसके बाद लास्ट में ऊ था। ऊ का उच्चारण स्थान क्या था आपका? ओष्ठ। उसके बाद बात करें अपना ए और आई। ए और आई को बनाया था अपने अ और ई से। अ का क्या है? कंठ, और ई का क्या है? तालु। ए और आई क्या हो जाएगा? कंठ तालु। उसके बाद ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ का ऐसे बनाया था अपन ने अ और ऊ से। अ का तो कंठ है, ऊ का क्या है? ओष्ठ।